गाय और बूढ़ी अम्मा का प्यार। एक गांव में गायत्री नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके घर में उसका बेटा, बहू और 4 साल की पोती थी। लेकिन गायत्री अम्मा अपने घर के काम में और अपनी गाय कोयल के पास ही रहती थी। उसका रंग काला होने के कारण उसका नाम कोयल रखा गया था। गायत्री ने उसे बचपन से पाला था, उसकी अपनी कोई संतान हो जैसे। उसने ऐसे उसका लालन पोषण किया था। लेकिन गायत्री की बहू मेनिका उन दोनों को ही अलग करना चाहती थी। सुनो जी, अगले महीने मेरी सहेली की शादी है और ना आप मुझे एक सोने का हार खरीद कर दो। अरे, तुम अपनी सहेली को सोने का हार देना चाहती हो? अरे नहीं नहीं, मैं अपने लिए मांग रही हूँ। आपने ना मुझे शादी के बाद कोई भी सोने का जेवर नहीं दिया है। अरे लेकिन सोने के जेवरों के लिए मेरे पास पैसे हैं कहाँ? बड़ी मुश्किल से तो घर का खर्चा चला रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुमने मुझे सोने का हार नहीं दिलवाया ना तो मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, समझे? मेनिका बहुत ही अड़ियल स्वभाव की थी। इस वजह से धनिया को हमेशा उसकी बात माननी ही पड़ती थी। अरे मेरी मानो तो इस गाय को बेच दो ना, इसके कम से कम 50-60 हजार रुपए तो मिल ही जाएंगे। वैसे भी दूध तो बहुत कम देती है अब ये गाय। अरे तुम तो जानती हो ना कि कोयल में माँ की जान बसती है। हमसे ज्यादा माँ उसी के पास रहती है। माँ कभी भी इसे बेचने के लिए तैयार नहीं होगी। ठीक है, फिर मैं कल ही अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। अपनी पत्नी की जिद के आगे धनिया को घुटने टेकने ही पड़े और कुछ ही दिनों में कोयल को लेने एक व्यापारी अपने आदमियों के साथ आया। अरे धनिया, ये तुम कोयल को कहाँ ले जा रहे हो? अरे अम्मा, वो मैंने इस गाय को बेच दिया है। अरे बेटा, तो ये कैसी बातें कर रहा है? तुझे पता है ना इसमें मेरी जान बसती है। तूने फिर भी मुझसे पूछे बगैर इसको बेच दिया। अरे अम्मा, वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, बस इसीलिए। तभी वहां मेनिका आती है। अरे माँ जी, आपकी ये गाय ना बूढ़ी हो चुकी है और अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, बूढ़ी तो मैं भी हो चुकी हूँ, तो क्या अब तुम मुझे भी घर से निकाल दोगे? सास बहू की बहस के बीच ही व्यापारी कोयल गाय को अपने साथ ले जाता है। कुछ देर के बाद जब गायत्री अम्मा देखती है तो गाय वहां नहीं थी। अरे कोयल, कोयल कहाँ चली गई? उसे तो व्यापारी कब का ले गया माँ। ये सुनते ही गायत्री अम्मा के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो। अम्मा सद्बुद्ध खोई गाय की तलाश में बाजार की तरफ चल पड़ी। बाजार में पहुंचकर भी उसे कोयल गाय कहीं नहीं दिखी और गायत्री अम्मा अपना घर बार छोड़कर गांव-गांव भटकने लगी। और ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। अब उसे कभी खाने के लिए मिलता तो कभी बिना खाए ही सो जाती। कोई तरस खाता तो कोई पूछता भी नहीं था। पास ही के गांव में रमेश और उसकी पत्नी पुष्पा रहते थे। कुछ दिन पहले ही रमेश कोयल गाय को खरीदकर अपने घर लाया था। वो दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव के थे। वो कोयल की बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे थे। एक दिन रमेश गाय को चराने के लिए जाता है, तभी रास्ते में गायत्री अम्मा बैठी हुई थी और उसकी नजर कोयल गाय पर पड़ती है। गाय भी उसे देखकर वहीं रुक जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं, मानो जैसे दोनों का कोई गहरा संबंध हो। और फिर एक दिन की बात है, रमेश की पत्नी पुष्पा कोयल को चराने के लिए जा रही थी। तभी वो देखती है कि एक बूढ़ी अम्मा गाय को इतना क्यों घूर रही है और कोयल गाय भी रुक गई और उसे देखकर रोने लगी। राम तौबा, ओ बुढ़िया अम्मा, तुम मेरी गाय को इतना क्यों घूर रही हो? कोई जादू टोना जानती हो क्या? तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? मैं तो एक भिखारन हूँ, तो क्या जादू टोना करूंगी? रमेश की पत्नी गाय को घर वापस ले आई और पूरा दिन चिंता में रहती है। वो बस शाम तक रमेश के आने का इंतजार कर रही थी। अरे पुष्पा, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? सुनो जी, आज ना मैं गाय को चराने लेके गई थी तो रास्ते में एक भिखारन हमारी गाय को घूरी जा रही थी और गाय भी उसे देखकर रुक गई और रोने लगी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे वो बूढ़ी ना कोई डायन लगती है। पहले तो उसे कभी नहीं देखा मैंने गांव में। अरे जब से हम काली को खरीद कर लाए हैं तब से वो भी इस गांव में दिख रही है। तुम आज काली को लेकर गई तो ये सब देखकर तुम घबरा गई हो सकता है ये सब तुम्हारा वहम हो। इसके बारे में इतना मत सोचो। लेकिन पुष्पा ने अब गाय को बाहर ले जाना बंद कर दिया और उसके लिए घर में ही चारा लाने लगी।
और इस बात से कोयल गाय बहुत परेशान थी, क्योंकि अब उसे घर पे ही चारा दिया जा रहा था, जिस वजह से वो बूढ़ी अम्मा नहीं दिख रही थी। और दूसरी तरफ गायत्री अम्मा भी बहुत दुखी थी। कितने दिन हो गए मुझे कोयल को नहीं देखा, बहुत मन तरस रहा है उसे देखने के लिए, पर क्या करूं। हाँ, एक काम करती हूँ, जिस घर में मेरी कोयल है उसी के सामने जाकर रहती हूँ। रात के अंधेरे में अम्मा कोयल गाय के पास जाती है और उसे अपने गले से लगाती है और उसे खूब प्यार करती है। कोयल, तू घबरा मत, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब से मैं यहीं तुम्हारी गौशाला के बाहर ही रहूंगी, बिल्कुल तुम्हारे सामने। कोयल भी अम्मा से मिलकर बहुत खुश थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रो मत कोयल, मैं अब तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। गायत्री अम्मा कोयल की गौशाला के बाहर उसके सामने बिस्तर लगाकर सो जाती है। दूसरी तरफ रात को रमेश का पड़ोसी चुपके से आके कोयल का दूध चोरी कर लेता है। अरे ये कौन है जो मेरा दूध चुरा रहा है? सुबह अगर मालिक को दूध नहीं मिला तो वो क्या सोचेंगे? बस अब इस दूध से मेरा अच्छा खासा गुजारा हो जाएगा। बस अब रोज इसी तरह रात के अंधेरे में दूध चोरी करके ले जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगले दिन जब रमेश की पत्नी कोयल से दूध लेने के लिए जाती है तो कोयल दूध नहीं देती। रमेश की पत्नी बहुत परेशान हो जाती है कि कोयल ने दूध नहीं दिया। दूसरी तरफ वो देखते हैं गायत्री अम्मा भी कोयल की गौशाला के बाहर ही सो रही थी। सुनिए जी, आज गाय ने दूध नहीं दिया और आज ही उस बुढ़िया को भी मैंने अपने घर के सामने देखा। उसकी नजर है हमारी गाय पर। आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं। वो जरूर कोई डायन है जी, जरूर उसी ने ना कोई जादू टोना किया होगा हमारी गाय पर। अच्छा, ठीक है, एक दिन देख लो, क्या पता आज काली की तबीयत खराब हो इसलिए उसने आज दूध नहीं दिया। अगर कल उसने दूध नहीं दिया तो फिर देखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं उस अम्मा का। अगले दिन फिर से रमेश का पड़ोसी दूध चोरी करके ले जाता है। जब पुष्पा गाय का दूध निकालना चाहती है तो गाय दूध नहीं देती। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि वो बुढ़िया डायन है। पहले भी हमारी गाय को घूर घूर के देखती थी, उसके बाद उससे बर्दाश्त ना हुआ तो हमारे घर के सामने आके बैठ गई जी। उसने ना हमारी गाय पर कोई जादू किया है। आज भी उसने दूध नहीं दिया। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आप अभी भी कुछ नहीं करेंगे? अरे तुम घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। रमेश और उसकी पत्नी इस बारे में गांव वालों से बात करते हैं। गांव वाले उनको समझाते हैं कि ऐसे ही किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते, बुढ़िया को रंगे हाथों पकड़ना होगा। और वहीं रमेश का दूध चोर पड़ोसी बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, चोरी मैं करता हूँ और इल्जाम किसी और पर आ रहा है। चलो इसी बहाने में रोज दूध चोरी कर सकता हूँ और नाम बुढ़िया का ही लगेगा। रात को सारे चुपके से बैठते हैं और जैसे ही गायत्री कोयल से मिलने आती है और उसके गले लगती है कि तभी रमेश और उसकी पत्नी और सारे गांव वाले वहां गायत्री को पकड़ लेते हैं। सभी ने आपको अपने गांव में शरण दी है, लेकिन आप एक डायन हैं और आपको मेरी ही गाय मिली थी जादू टोना करने के लिए। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं कोई डायन नहीं हूँ, बल्कि कोयल मेरी बेटी है। मैं उसके लिए यहाँ आई हूँ, उससे मिलने के लिए। झूठी बुढ़िया, मारो इसे गांव वालों और इसे गांव से बाहर निकालो। गायत्री को मारता देख कोयल से बर्दाश्त नहीं होता और वो बोल उठती है, नहीं, मेरी माँ को मत मारो। क्या काली, तुम बोल सकती हो? आज तक हमें क्यों नहीं पता चला कि तुम एक बोलने वाली गाय हो? हाँ, मैं बोलने वाली गाय हूँ। मैं सिर्फ अपनी माँ गायत्री से बात करती हूँ, पर आज अपनी माँ को मार खाता देख मैं रोक नहीं पाई खुद को, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। ये कोई डायन नहीं, ये मेरी माँ गायत्री है। ये सुनकर सभी हैरान थे कि गायत्री कोयल को अपनी बेटी बता रही है और कोयल उसे अपनी माँ। हाँ, कोयल मेरी बेटी नहीं बल्कि बेटी से भी बढ़कर है। मैंने उसे छोटा सा पाला था जब मैं उसे लाई थी और उसे पाल पोस कर बड़ा किया। कोयल को बोलने का वरदान था, वो मेरे साथ बोल सकती थी और वो भी मुझे अपनी माँ समझकर प्यार करती थी। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। मैंने कोयल से वादा किया था कि उसे कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगी, हमेशा उसके साथ रहूंगी।
पर मेरे बेटे और बहू ने मुझे अपने ही घर से निकाल दिया और पैसे के लालच में कोयल को आप लोगों को बेच दिया। इसलिए मैं यहाँ कोयल के पीछे पीछे आ गई। आप लोग मुझे भले लगे कि आप कोयल का ख्याल अच्छे से रखोगे, और मैं तो खुद बिना घर के ही सड़कों पर भटकती रहती हूँ, लोगों से मांग मांग कर खा रही हूँ। कोयल को कहाँ से खिलाऊंगी? मैंने सोचा कोयल आपके घर में रहेगी और मैं कोयल के सामने रह के उसे देख सकूंगी और कोयल को माँ का प्यार दे पाऊंगी। हाँ माँ जी आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको कितना गलत समझा। एक माँ बेटी का प्यार न समझ पाई मैं। और जो रात को दूध की चोरी करता है वो गायत्री माँ नहीं, बल्कि वो सुखिया है, जो रोज रात को मेरा दूध चोरी करता है। और सभी गांव वाले मिलकर सुखिया की खूब पिटाई करते हैं। अरे मुझे माफ कर दो रमेश भाई, मैं आज से तुम्हारी गाय के आस पास भी नहीं दिखूंगा। फिर रमेश और उसकी पत्नी गायत्री को अपने घर में माँ बनाकर रख लेते हैं। इसके बाद गायत्री हमेशा कोयल के पास रहती थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। पिंकू अपने बूढ़े दादाजी और अपने चाचा चाची के साथ रहता था। उसके चाचा चाची उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। सुन पिंकू, आज सारे घर की सफाई कर देना तू। लेकिन चाची, मैं सारे घर की साफ सफाई कैसे करूंगा? कैसे नहीं करेगा? तेरे हाथ पैर नहीं है क्या? 2 घंटे में मुझे सारा का सारा घर ना साफ मिलना चाहिए, समझा? चाची के इतना कहते ही पिंकू घर की साफ सफाई में लग जाता है। तभी उसके दादाजी आते हैं। बेटा पिंकू, तू क्यों घर की साफ सफाई में लगा हुआ है? चल मेरे साथ बाहर घूमने चल। ठीक है दादाजी। पिंकू अपने दादाजी के साथ घूमने चला जाता है। रास्ते में उसे एक घायल मुर्गी दिखती है। दादाजी देखिए ना, इस मुर्गी को चोट लगी हुई है। हाँ, लेकिन अब हम क्या करें? दादाजी, हम इसे घर ले चलते हैं। और तू इस मुर्गी का क्या करेगा बेटा? मैं इसे अपने पास रखूंगा दादाजी, ताकि ये ठीक हो जाए और फिर मेरे साथ रहे। ठीक है, घर पर मैं इसके थोड़ी सी हल्दी लगा दूंगा। दादाजी और पिंकू उस मुर्गी को घर लेकर आते हैं, लेकिन घर पर गुस्से में चाचा पिंकू पर भड़क जाते हैं। ए पिंकू, चाची ने तुझसे कहा था ना कि सारे घर की साफ सफाई कर देना, फिर भी तू ये मटर गश्ती करने कहाँ चला गया था? अरे बेटा, इसे मैं अपने साथ ले गया था। बाबूजी, आप तो कुछ समझते ही नहीं हैं। अरे ये सारा दिन घर में करता ही क्या है? अगर ऐसे में कोई काम कर देगा तो इसमें बुराई क्या है? और ये मुर्गी इस घर में कब से आ गई? मैं इस मुर्गी को अपने साथ रखूंगा। इसको चोट लग गई है, इसलिए इसका ध्यान रखूंगा। तू अपना ध्यान तो रख नहीं सकता और इस मुर्गी का ध्यान रखेगा? और तू इस मुर्गी से इतना ही लगाव अगर करता है ना, तो जा इसके साथ तू भी बाहर निकल जा, समझा? अब चाचा तुरंत उस मुर्गी को उठाकर घर से बाहर फेंक देते हैं। पिंकू तुरंत बाहर जाकर उस मुर्गी को गोद में उठा लेता है। अगर आप इस मुर्गी को घर में नहीं आने देंगे तो मैं भी इस घर में नहीं आऊंगा। हाँ, जा निकल जा। दादाजी को बहुत बुरा लगता है। वो चाचा को समझाते हैं, लेकिन चाचा नहीं समझते। तुम ये क्या कर रहे हो बेटा? बस बाबूजी, आप इस पिंकू की तरफदारी मत कीजिए। अगर इसे जाना है तो जाने दीजिए। फिर दादाजी पिंकू को समझाते हैं। बेटा पिंकू, तुम इस मुर्गी को वहीं छोड़ आओ, वरना चाचा गुस्सा हो जाएंगे ना। और दादाजी, अगर इस मुर्गी को कुछ हो गया तो? मुर्गी को कुछ नहीं होगा बेटा, तुम चिंता मत करो, इसे वहीं छोड़ आओ। पिंकू दादा की बात मानकर मुर्गी को लेकर उसी जगह जा रहा होता है। तभी वो मुर्गी उसके पास से कूदकर भागने लगती है। पिंकू भी उसके पीछे पीछे भागता है। वो मुर्गी भागते भागते एक छोटी सी झोपड़ी में चली जाती है। ये मुर्गी तो इस झोपड़ी में चली गई, मैं इसे जाकर बाहर ले आता हूँ। पिंकू झोपड़ी में जाता है तो वो चौंक जाता है। वहाँ सब कुछ सोने का होता है और वहाँ एक अम्मा होती है जो उस मुर्गी से बातें कर रही होती है। अरे मेरी प्यारी चुटकी, तू आ गई। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। कहाँ चली गई थी तू? आजा
तुझे दाना खिलाती हूँ। अम्मा, क्या ये मुर्गी आपकी है? हाँ, ये मुर्गी मेरी है। मैं इसे बड़े प्यार से रखती हूँ। अच्छा, वैसे अम्मा, यहाँ सब कुछ सोने का कैसे है? मेरे जादू से। मैंने अपने जादू से सब चीजों को सोने का बना दिया है। आपको जादू आता है? तो आप अभी इसकी चोट ठीक करके दिखाइए। हाँ, तो देख, अब मैं अपने जादू से इसकी चोट को कैसे ठीक कर दूंगी। अम्मा अपना हाथ मुर्गी पर फिराते हुए कहती है, मेरी चुटकी फिर से पहले जैसी अच्छी हो जाए। इतना कहते ही मुर्गी का घाव ठीक हो जाता है। ये देखकर पिंकू चौंक जाता है। अम्मा, आपने ये कैसे किया? ये तो मेरा जादू है, लेकिन तू इसके पीछे यहाँ तक क्यों आ गया? फिर पिंकू अम्मा को सारी बात बताता है। अच्छा, तो तेरे चाचा चाची तुझ पर जुल्म करते हैं। तू परेशान हो चुका है उनसे। रुक, मैं तेरे लिए भी कुछ करती हूँ। आप मेरे लिए क्या करेंगी अम्मा? तू बता, तुझे क्या चाहिए? अभी तो मुझे ये मुर्गी चाहिए। और तू इस मुर्गी को रखेगा कहाँ? तेरे चाचा चाची तो तुझे कभी भी घर से निकाल देंगे ना। मैं रह लूंगा अम्मा, आप बस मेरी इस मुर्गी के लिए एक मुर्गी घर बना दीजिए। तू तो बड़ी ही अच्छी नीयत रखता है बेटा, इसलिए मैं तुझे एक बढ़िया सा घर बना कर देती हूँ। फिर अम्मा झोपड़ी से बाहर जाती है और एक जगह देखकर वहां बोलती है, यहाँ अभी एक जादुई सोने का मुर्गी घर आ जाए। अम्मा के इतने बोलते ही वहां एक सोने का जादुई मुर्गी घर बन जाता है। अरे, ये तो बहुत सुंदर है अम्मा। अब मैं इस मुर्गी के साथ इस घर में रहा करूंगा। ठीक है बेटा, और सुन, जब भी इस घर में ये मुर्गी होगी ना, तब तुम जो भी इस घर में मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है? ठीक है अम्मा। और वो अम्मा वहां से चली जाती है। अब पिंकू अपनी उस मुर्गी के साथ जादुई सोने के मुर्गी घर में चला जाता है। ओहो, अब मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं इस घर से कुछ मांग लेता हूँ। जादुई सोने के घर, मुझे बढ़िया सा खाना दे दो। पिंकू का इतना कहते ही वहां एक थाली आ जाती है जिसमें बहुत सारा खाना होता है। पिंकू पेट भर के खाना खाता है और उस घर में सो जाता है। थोड़ी देर के बाद एक पति पत्नी वहां से गुजरते हैं और उनकी नजर उस घर पर पड़ती है। सोने का घर देखकर वो आकर्षित होते हैं। अरे, ये सोने का घर तो बड़ा ही सुंदर है, लेकिन पहले तो यहाँ ये नहीं था। ये किसका है? चलिए ना अंदर चलकर देखते हैं। अगर कोई नहीं हुआ तो इस घर को हम अपना बताएंगे। ठीक है, चलो। वो दोनों भी उस घर के अंदर घुस जाते हैं। वहां पिंकू सो रहा होता है। वो तुरंत पिंकू को जगाते हैं। ए लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे घर में क्यों सो रहे हो तुम? हाँ, चल निकल यहाँ से। ऐसे किसी के भी घर में घुसना ना अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये घर तो मेरा है। अरे वाह, कैसे झूठ बोल रहा है तू? ये घर तेरा कैसे हो गया? ये घर मेरा ही है। आप लोग जबरदस्ती इसे अपना बना रहे हैं। तभी वो आदमी पिंकू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में वो मुर्गी उस आदमी की आंखों में अपनी चोंच मार देती है। हे भगवान, मेरी आंख फोड़ दी इसने। हाय, कैसा दुष्ट लड़का है ये। इन दोनों ने मिलकर मेरे पति को मारा है। मैं अभी सभी को जाकर ये बात बताऊंगी। अरे, कब तक यहाँ बकवास करती रहोगी? लेकर चलो मुझे यहाँ से। मुझे साफ नजर नहीं आ रहा है। वो दोनों पति पत्नी पिंकू का जादुई मुर्गी घर छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। वो बाहर जाकर दूसरे लोगों को उस सोने के घर की बात बताते हैं, जिसके बाद बाकी लोग भी उस घर की तरफ आकर्षित होते हैं। धीरे धीरे ये बात सभी में फैल जाती है और गांव के काफी सारे लोग उस घर को देखने आते हैं। और तब वो अम्मा आकर सबसे कहती है, पहले ये घर मेरा था, लेकिन अभी ये घर इस बच्चे का है। ये घर मैंने इसे दिया है। तुम लोग इस पर कब्जा करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, वरना जैसे उस आदमी की आंखें खराब हो गई हैं, वैसे ही तुम्हारी आंखें भी खराब हो जाएगी। अब पिंकू उस घर में मजे से रहने लगता है, पर जैसे ही इस बात का पता उसके चाचा चाची को चलता है, तो वो उस घर को हड़पने की सोचते हैं।
सारे गांव में उस सोने के घर की चर्चा हो रही है। हाँ, पिंकू जब से यहाँ से गया है ना, सोने के घर में राजकुमारों के जैसे रह रहा है जी। और एक मैं हूँ जिसे तुम एक सोने का हार भी नहीं दिला पा रहे हो। अरे चुप करो, तुम्हारी वजह से ही वो पिंकू घर छोड़कर गया है। हमेशा तुम उस पर नाराज रहती थी। अगर तुम उससे प्यार से पेश आती तो आज सोने के घर में हम भी आराम से चले जाते और फिर हम उसे हड़प लेते। तो ये तो मैं अभी भी कर सकती हूँ जी। चलो उस जादुई सोने वाले घर में चलते हैं। वो दोनों ही वहां पर जाते हैं और पिंकू से बात करते हैं। अरे मेरा प्यारा बेटा पिंकू बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल हमारे साथ हमारे घर में मजे से रहना। नहीं चाचा जी, मैं नहीं चलूंगा, मैं यही रहूंगा। यहाँ मेरे लिए सब कुछ है। देखो ना कितना बढ़िया बिस्तर है और गरम गरम ताजा ताजा खाना आ जाता है। और तो और मुझे यहाँ सफाई भी नहीं करनी पड़ती। अरे बेटा पिंकू, तू तो मेरी बात से नाराज ही हो गया। तुझे घर पर भी कोई साफ सफाई थोड़ी ना करनी होगी। मैंने तो तुझे यूं ही कह दिया था। कोई बात नहीं, अगर उसे घर नहीं चलना तो क्या हुआ, हम सब यहीं रह लेते हैं। नहीं नहीं, ये घर मेरा है, इसमें आप लोग नहीं रह सकते। हाँ, तू बड़ा आया हमसे ये कहने वाला। अरे तेरे माँ बाप के गुजरने के बाद ना हमने ही तुझे बड़ा किया है और आज तू हम पर ही हेकड़ी दिखा रहा है। अरे इससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी इसे घर से निकाल देता हूँ, फिर हम इसमें आराम से रहेंगे। चाचा तुरंत ही पिंकू को पकड़कर घर के बाहर फेंक देते हैं, लेकिन वो मुर्गी उस घर में रह जाती है। कितना बड़ा है ना ये घर, और देखो ना हर तरफ सोना ही सोना है। हमारे तो मजे आ जाएंगे। हाँ, अब हमारे पास बहुत रुपया होगा, हमें काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ चाचा चाची बड़े खुश हो रहे थे। उधर बाहर पिंकू रो रहा था। तभी वहां उसके दादाजी आ जाते हैं। बेटा पिंकू, तू यहाँ क्यों रो रहा है? दादाजी, चाचा चाची ने मुझे मेरे सोने वाले घर से निकाल दिया है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तेरे चाचा चाची के अंदर इतना लालच कहाँ से आ गया। मेरे बस में होता तो इन दोनों को ऐसा सबक सिखाता कि पूरी जिंदगी याद रखते। मेरे प्यारे, जादुई सोने के घर, इस घर को पूरी तरह से हिलाओ, इतनी तेज हिलाओ कि अंदर की सभी चीजें अस्त व्यस्त हो जाएं। पिंकू के इतना कहते ही वो घर जोर जोर से हिलने लगता है। अंदर उसके चाचा चाची भी घर के साथ हिलने लगते हैं। सामान गिरने लगता है और उन्हें चोट लग जाती है। अरे ये पंखा तो मेरे ऊपर ही गिर गया है। मेरी तो कमर ही टूट गई जी। अरे इससे पहले इस घर में हमारी हड्डियां टूट जाए, हम बाहर निकल जाते हैं। उस हिलते हुए घर में से लुढ़कते हुए चाचा चाची घर से बाहर निकलते हैं और घर से बाहर निकलते ही दादाजी उनसे कहते हैं, तुमने पिंकू के साथ गलत व्यवहार किया ना, इसलिए ये दंड तुम्हें मिला है। वो घर पिंकू का भी है, लेकिन तुमने पिंकू को घर से जाने को कहा, इसलिए ऐसा हुआ। और अब ये घर पिंकू का है, तुम्हारे घर से बड़ा और बहुत अच्छा। अब चाचा चाची पिंकू से माफी मांगते हैं। बेटा पिंकू, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। ये घर तुम्हारा है और तुम इस घर में आराम से रहो। अरे बेटा पिंकू, इस घर में तो क्या, तुम उस घर में भी रह सकते हो, आखिर वो घर भी तेरा ही है। नहीं, मैं तो इस घर में ही रहूंगा और मेरे साथ अब सिर्फ दादाजी यहाँ रहेंगे। और फिर पिंकू अपने दादाजी के साथ उस जादुई सोने के मुर्गी घर में मजे से रहता है। उसके साथ वो मुर्गी भी उसी घर में रहती है।